उस गांव में रविंद्रा और भरत नामक दो भाई रहते थे। वो दोनों खेती करके उनका जीवन बिताते थे। रविंद्रा एक नेक इंसान था और वो सबकी मदद करता था, और भरत बहुत अभिमानी था। वो खेती करके आए हुए पैसों को बहुत ध्यान से बचाता था। एक दिन जब रविंद्रा और भरत खेत की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में एक बूढ़ी औरत नीचे गिरे हुए दिखाई देती है। अरे बाप रे, बीच रास्ते में ये नीचे गिरी हुई है। शायद बेचारी को चक्कर आया हुआ होगा। चलो जाकर देखते हैं भाई। भैया, हमको उनसे क्या लेना देना, चलो जाकर हम अपनी काम पे लग जाते हैं। भरत, उस बूढ़ी औरत को ऐसे नीचे गिरे हुए देखकर भी तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम आओ या ना आओ, मैं तो जा रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं भी आपके साथ आता हूँ। और ऐसे दोनों मिलकर उस बूढ़ी औरत के पास जाते हैं। उस बूढ़ी औरत को उठाने की कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं उठती है, तो दोनों भाई मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। और जब वो औरत कहती है कि उसका कोई नहीं है, तो उसकी सारे अस्पताल के खर्चे भी रविंद्रा ही देता है। और भरत को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। भैया, अगर आप हमेशा ऐसे अनजान लोगों के लिए पैसे खर्च करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बाद में जब हमें जरूरत रहेगी तो कुछ नहीं होगा हमारे पास। पैसे होकर भी अगर हम किसी की मदद नहीं कर पाए तो वो कौन सी जिंदगी है? अनजान लोगों की ऐसी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। मेरे पास अगर पैसों की बारिश भी हो ना, मुझे इतना खुशी नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम कुछ भी समझो, पर मैं अपना ये आदत नहीं बदलूंगा। ये कहने के बाद भरत उनके भैया के बातों के बारे में ही सोचते रहता है। इनके साथ रहूंगा तो मेरे बचत के सारे पैसे से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मुझे जल्द से जल्द शादी करके मेरे भैया के पास जाके इस जायदाद में आधा भाग पूछना ही होगा और यहाँ से दूर चले जाना होगा। ये फैसला करके भरत राधिका नामक एक लड़की से शादी करता है और उसके भैया के पास जाता है। भैया, मैं यहाँ से दूर चले जाना चाहता हूँ, इसीलिए जायदाद में आधे हिस्से के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप अगर दे दोगे तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। ये कह के उसके जायदाद में आधा हिस्सा वो उसके भाई को लिख देता है और भरत उसकी बीवी के साथ वहाँ से चले जाता है। उसके बाद रविंद्रा भी उर्मिला नामक एक लड़की से शादी करके उसके पास मौजूद खेत में खेती करते हुए सबकी मदद करते हुए खुशी से जीते रहता है। ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं। अचानक एक साल उसके पास मौजूद सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसके पास खेती करने के लिए भी कोई पैसे बचे नहीं रहते हैं। इस कारण वो सोच में पड़ जाता है, इस साल तो मेरे पास खेती के लिए भी पैसे नहीं बचे, इसीलिए इस साल मुझे खेती नहीं करना चाहिए और खेत को ऐसे बस खाली रख देना चाहिए। ऐसे वो निराश होता है। उसको दुखी देख उसकी बीवी उसके पास जाती है। अरे, आप ऐसे दुखी क्यों हैं? उर्मिला, सारे पैसे खत्म हो गए, इसीलिए इस साल खेती किए बिना खेत को बस खाली रखना होगा। मेरे ही कारण सारे पैसे खत्म हो गए हैं और हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। एक साल खेत को खाली रखने में कुछ नहीं होगा जी। और वैसे भी आपने जो भी पैसे खर्च किए हैं वो तो किसी की मदद करने के लिए किए हैं। बेवजह तो आप पैसे कभी खर्च नहीं करते हैं। आप ऐसे निराश मत बैठिए, आपकी अच्छाई की वजह से आपका भला ही होगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाती है। उसकी बीवी के प्रोत्साहन करने के बावजूद रविंद्रा दुखी रहता है और ऐसे बहुत दिन बीत जाते हैं। खेत को जाकर बहुत दिन हो गए हैं, न जाने अब खेत कैसा है, मुझे एक बार जाकर देखना होगा। ये सोचकर वो एक दिन खेत की ओर जाता है। उसके सारे खेत में सिर्फ एक तरबूज का पेड़ होता है और उस पेड़ पे सिर्फ एक तरबूज होता है और उसे देख वो आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे, मैंने तो कभी तरबूज का पेड़ नहीं लगाया, तो फिर मेरे खेत में ये कहाँ से आ गया? और वैसे तरबूज के पेड़ पे इतना बड़ा तरबूज कैसे होगा? मेरे जिंदगी में मैंने इतना बड़ा तरबूज कभी नहीं देखा। इसे तो मैं घर लेके जाऊंगा। ये फैसला करके वो उस बड़े तरबूज को उसके घर लेके जाता है। जब उर्मिला देखती है कि उसके पति
एक बड़ा तरबूज घर लेके आए हैं तो उनके पास जाती है। सुनिए, आपको इतना बड़ा तरबूज कहाँ से मिला? उसके ऐसे पूछने पर रविंद्रा उसे जो कुछ भी हुआ बताता है। ठीक है, आप उस तरबूज को वहीं पर रख दीजिए और बहुत देर हो रहा है, हमें जाकर खाना खाना होगा। ऐसे वो दोनों तरबूज को एक जगह पे रख के खाना खाने चले जाते हैं और उसके बाद वो तरबूज के बारे में भूल जाते हैं और ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन रविंद्रा उसके घर में बैठे सोच में पड़ जाता है। मेरे पास अगर पैसे होते तो मैं ऐसे खाली नहीं बैठा होता, खेत में खेती कर रहा होता। ये सोचते हुए वो दुखी होता है। रविंद्रा, रविंद्रा, ये आवाज आने पर वो घर के बाहर जाके देखता है। अरे यहाँ तो कोई नहीं है, तो मुझे किसने बुलाया? ये सोचते हुए वो घर के अंदर जाता है। रविंद्रा, मैंने तुम्हें बुलाया। ऐसे बात करते हुए एक तरबूज उसके सामने जाकर रुकता है। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं तो बात कर सकता हूँ। और क्यों तुम ऐसे निराश बैठे हो? अब से तुम्हारे पास जब भी पैसे नहीं हैं, तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। ये कह के वो तरबूज उसे बहुत सारे पैसे देता है। एक तरबूज को ऐसे पैसे देते हुए देख रविंद्रा दंग रह जाता है। अरे तुम तो जादुई तरबूज लगते हो, इसलिए मुझे पैसे दे रहे हो। ऐसे वो उस तरबूज को देख बहुत खुश होता है। उर्मिला, उर्मिला, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। जी जी आई, क्या हुआ? ऐसे वो उसके पति के पास भागते हुए जाती है। उसके आंखों के सामने बहुत सारा पैसा देख वो दंग रह जाती है। अरे इतने सारे पैसे आपको कहाँ से मिले? उसकी बीवी के ऐसे पूछने पर रविंद्रा उसे तरबूज के साथ जो भी हुआ बताता है। क्या आपको एक तरबूज ने ये सब दिया? अरे तरबूज पैसे कैसे देगा? आप तमाशा कर रहे हैं क्या? नहीं उर्मिला, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अपनी आंखों से देखो। ये कह के वो फिर से उस तरबूज से पैसे मांगता है। उसके पैसे मांगते ही जब वो तरबूज उसे पैसे देता है तो उसकी बीवी ये सब देख आश्चर्यचकित हो जाती है। तब से पति पत्नी दोनों उनके पास मौजूद पैसे से घर खरीद के उसमें रहते हैं और उस तरबूज के मदद से गांव में सबकी मदद करते हुए खुशी से उनका जीवन बिताते हैं।